हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम पढ़ेंगे यूनिट नंबर 13 भाषाई और निर्जातीय समूह के बारे में। तो भाषाई समूह क्या होते हैं। भाषाई समूह वो समूह होते हैं जो कि भाषा की एक ही तरीके की भाषा बेसिकली साझा करते हैं। जैसे कि एक क्षेत्र में लोग एक तरीके की जब भाषा बोलते हैं तो उसको एक भाषाई समूह कहते हैं। ठीक है, भाषाई समूह कहते हैं। और निर्जातीय समूह क्या होते हैं, वही सेम तरीका। निर्जातीय यानी कि जाति, एक तरीके की जाति यूज़ करते हैं लोग, एक तरीके की जाति के लोग एक साथ जब रहते हैं। ठीक है। और रीति रिवाज उनकी जैसे होते हैं, उनकी भाषा, संस्कृति, उनकी परंपरा, जीवन और अर्थव्यवस्था जो होती है लगभग सेम होती है। ठीक है, उन लोगों को हम निर्जातीय समूह के नाम से जानते हैं। और इसके अंदर हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि भारत के अंदर जब से संविधान आया है उससे पहले से तो हम देखते हैं कि भाषा या जनजातीय समूह की इतनी ज़्यादा चर्चा नहीं की जाती थी। ठीक है, पूरे देश की बात होती थी उस समय। लेकिन संविधान आने के बाद हम लोग बात करते हैं भाषा की, जातियों की, है ना, कि इन लोगों को इन चीज़ों को सुरक्षित रखना चाहिए। जैसे कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं और निम्न निम्न तरीके की जातियां हैं। ठीक है, नस्लें हैं और रीति रिवाज हैं, संस्कृतियां हैं। तो ताकि वो संस्कृतियां सेफ रहें, ठीक है, वो संस्कृतियां ठीक ठाक रहें, वो जाति ठीक रहें और उनके साथ किसी तरीके का भेदभाव ना हो और वो ख़त्म ना हो जाए, है ना। उन चीज़ों को सुरक्षित रखने के लिए संविधान में प्रावधान दिया गया है कि कोई भी जो कि गैर हिंदू है, ठीक है, गैर हिंदू मतलब जो हिंदू नहीं है, जैसे कि मुसलमान हैं, सिख है, ईसाई है और जो धर्म है, उन सभी धर्मों के लोग अपना एक स्थान निश्चित कर लें या फिर अपने लोगों को शिक्षित करें अपने धर्मों के प्रति। ठीक है, और वो लोग, उन लोगों को ये परमिशन है संविधान में कि वो लोग स्कूल खोल सकते हैं अपने लिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने धर्म के बारे में सिखाने के लिए। ठीक है, जैसे कि आप मस्जिद वगैरह देखते हो, ठीक है, वो नमाज़ पढ़ने के लिए भी है और वहाँ पे वो लोग अपने बच्चों को सिखाते भी हैं। ठीक है, अपने धर्मों के बारे में। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, किसी भी देश में। इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, स्टार्ट होता है यहाँ से। भाषा और जनजातीय समूह क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद भाषाई समूह थोड़ा सा, तो अखिल भारतीय स्तर पर देखें तो भारत में सबसे बड़ा समूह हिंदी भाषा का है, जबकि अन्य भाषाई समूह अल्पसंख्यक माने जाते हैं या होते हैं। परंतु जो समूह अखिल स्तर तौर पर अल्पसंख्यक है वह कहीं राज्यों में बहुमत में है। अब देखो, ऐसा नहीं होता कि सभी समूह, जैसे कि सभी भाषा, एक जैसी भाषा बोलने वाले सभी लोग एक साथ रहते हो। ठीक है, भारत में आज़ादी है कि वो किसी भी राज्य में जा सकता है, किसी भी देश में जा सकता है, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। तो देखो, किसी किसी समुदाय में, जैसे कि पंजाब है, पंजाब में बहुत सारे लोग पंजाबी बोलने वाले हैं। ऐसा तो नहीं होगा कि वहाँ पे हिंदू बोलने वाले लोग ना हो, हिंदी बोलने वाले लोग ना हो, वहाँ पे मराठी बोलने वाले लोग ना जा सकते हो। ठीक है, तो सब जगह सब लोग जा सकते हैं। और जहाँ पे जैसे कि अब ज़्यादा लोग वहाँ पे पंजाबी लोग ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है, पंजाबी लोग ज़्यादा है वहाँ पे तो पंजाबी बोलते हैं। पर जो लोग बाद में जाएंगे वहाँ पे, जैसे कि हिंदी बोलने वाले लोग जाएंगे वहाँ पे, कुछ जैसे कि चले गए कुछ समूह, 15-20 समूह चले गए वहाँ पे, तो उन लोगों की संख्या वहाँ पे कम होगी। ज़्यादा संख्या किसकी होगी, जो कि पंजाबी बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं इसको। आगे चलते हैं थोड़ा सा और देखेंगे इसमें। उसी प्रकार राज्यों में कुछ समुदाय जो बहुमत वाली भाषा कम बोलते हैं अल्पमत में आते हैं। और भारत में भाषा को 3 तरह से विभाजित किया गया है। पहली होती है मातृभाषा, दूसरी होती है बोली, तीसरी होती है सरकारी भाषा। मातृभाषा जो कि हम अपनी माता से सीखते हैं, ठीक है, जो मदर टंग होती है हमारी, और जो हम बेसिकली जब हम जन्म लेते हैं उसी के बाद हमारी जो हम सीखते हैं भाषा उसको बोलते हैं। बोली क्या होती है, जो हम बेसिकली अपने आसपास के जो क्षेत्र होते हैं उसमें हम बोलने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे दिल्ली में बोली क्या है, दिल्ली वाली बोली, तो वो गाली वगैरह दे के बात करते हैं, तो वो दिल्ली की बोली होती है। ठीक है, सरकारी भाषा क्या होती है, जो कि डॉक्यूमेंट्स में हम यूज़ करते हैं, बेसिकली इंग्लिश ही यूज़ होती है डॉक्यूमेंट्स में इंडिया में। और देशों का नहीं पता वैसे, जैसे कि जापान है, चाइना है, यहाँ पे ये अपनी भाषा यूज़ करते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, जो इनकी चाइनीज़ भाषा है ना वो। और आगे चलेंगे, अखिल भारतीय स्तर पर हिंदी सरकारी भाषा है। ठीक है, भाषा के आधार पर पहचाने जाने वाली समूह जैसे कि कन्नड़, तमिल, पंजाब,
तेलुगु भारत का संविधान की अनुसूचित 8 में सरकारी भाषा को रखा गया है, जिसकी संख्या 22 है। तो सरकारी भाषा में 22 संख्या हैं बेसिकली, ठीक है। तो हिंदी को भी ये लोग सरकारी भाषा कहते हैं, और इसके अलावा हिंदी इंडिया में सरकारी भाषाओं की संख्या 22 है, ठीक है, 22 संख्या में। जैसे कि हिंदी है, संस्कृत है, पंजाब है, ये सारी जो है मतलब कि डॉक्यूमेंट्स में यूज़ की जाती है, ठीक। और त्रिभाषाई फार्मूला क्या होता है? किसी स्कूल में तीन भाषा को सिखाया जाना अनिवार्य होता है 8वीं कक्षा तक, ठीक है। जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी और कोई भाषा जो कि आपको पसंद हो, ठीक है। 1950 में इस फॉर्मूले को लाने का प्रस्ताव रखा गया था, और केंद्रीय शिक्षा बोर्ड में इसको रखा था, ठीक है, यह लाया गया था। त्रिभाषाई यहाँ था ना, ये, हाँ, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने थोड़ा शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं, देख लेना अच्छा लगे तो। इसमें आगे है, ये बाकी सारी वही चीज़ें हैं जो मैं बताते हुए आ रहा हूँ अभी तक आपको, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, ये आप खुद पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।